हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रश्मि शुक्ला। स्टार्ट करते हैं टॉपिक जो कि हिंदी का आपका सुपर टेट का टॉपिक है, वर्ण विचार। सुपर टेट का टॉपिक है, पहला चैप्टर लेकर आए हुए हैं जो कि है वर्ण विचार। वर्ण विचार चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए, और कमेंट ज़रूर करिए दोस्तों कि आपको वीडियो कैसा लगा, और लाइक भी ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अंत तक बने रहिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं PDF और नोट्स पाने के लिए। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि सुपर टेट का पूरा सिलेबस आपको हिंदी का प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे ही आपको GS का प्रोवाइड किया गया है। पर्यावरण अध्ययन एवं सामाजिक अध्ययन का जो कि टॉपिक है आपको पूरी तरह से प्रोवाइड कर दिया गया है। वैसे ही अब हिंदी डेली एक चैप्टर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, एक्सप्लेनेशन विद क्वेश्चन आंसर। तो स्टार्ट करते दोस्तों। तो अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो ज्वाइन माय यूट्यूब चैनल एंड टेलीग्राम चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। आप पूरी टीचर वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, जैसे CTET, TET, DSSB, KVS, NVS, सुपर टेट एंड ऑल टीचर वैकेंसी। क्योंकि नई शिक्षा नीति लागू हो गई है तो आपको कई चरणों में फेस करना पड़ेगा टीचर वैकेंसी के लिए, तो तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। तो स्टार्ट करते हैं वर्ण विचार। तो सबसे पहले वर्ण, अक्षर और ध्वनि के बारे में जानते हैं। तो क्या होता है वर्ण, अक्षर और ध्वनि? तो बोर्ड में आएंगे दोस्तों, लेकिन थोड़ा कुछ समय लगेगा। बोर्ड के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा एक्सप्लेनेशन डायरेक्ट। तो पहले नोट्स के माध्यम से याद समझने का प्रयास करते हैं। वर्ण और अक्षर और ध्वनि वर्ण विचार का टॉपिक है। सबसे पहले अगर वर्ण की बात करें, वर्ण यानी अक्षर और ध्वनि की बात करें, तो दो भागों में वर्ण को या ध्वनियों को दो भागों में बांटा गया है। ध्वनियों को दो भागों में, स्वर ध्वनियाँ और दूसरा क्या है, व्यंजन ध्वनियाँ। स्वर ध्वनियाँ और दूसरा क्या है, व्यंजन ध्वनियाँ। स्वर ध्वनियों को तीन भागों में बांटा गया है। स्वर ध्वनियों को तीन भागों में बांटा गया है, और व्यंजन ध्वनियों को भी तीन भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले स्वर ध्वनियों के पार्ट देखते हैं। स्वर कितने होते हैं आपके? स्वर तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है हर्ष या लघु या मूल स्वर, जिसे कहते हैं हर्ष, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या मूल स्वर। हर्ष स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर, तीन भागों में, मतलब इसी के तीन नेम हैं। हर्ष स्वर भी इन्हें कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं, और मूल स्वर। मूल स्वर दूसरा होता है गुरु स्वर या दीर्घ स्वर कहते हैं, और तीसरा होता है प्लुप्त स्वर। तो आपकी हर्ष स्वर, गुरु स्वर, प्लुप्त स्वर, या हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर तीन भागों में बटा हुआ है। तो मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? तो मूल स्वर में आपके आते हैं, एक नंबर में पूछा जाता है मूल स्वर होते हैं। तो मूल स्वर कितने होते हैं? चार होते हैं। आ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये मूल स्वर होते हैं। क्या होते हैं? मूल स्वर। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये मूल स्वर होंगे। दीर्घ स्वर या गुरु स्वर में आएगा बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ। दीर्घ आपको नाम से ही क्लियर है, दीर्घ में मात्रा के साथ आएंगे, वही दीर्घ स्वर कहलाएंगे। लघु स्वर जो बिना मात्रा के रहेंगे, यानी दीर्घ स्वर या गुरु स्वर जो बड़ा, बड़ी और बड़ा ऊ रहेगा, और मूल स्वर या लघु स्वर छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री आपका रहेगा। और प्लुप्त स्वर में जो टाइम ज़्यादा लगता है वो जैसे क्या कहलाते हैं? ओम। ये किसका एग्जाम्पल है? प्लुप्त स्वर का, ओम। जिनको बोलने में थोड़ा उच्चारण करने में कम समय लगता है वो हर्ष स्वर या मूल स्वर कहलाते हैं। जिनको हर्ष स्वर से थोड़ा अधिक समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं, यानी 2 गुना समय लगता है तो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जिनको उच्चारण करने में 3 गुना समय लगता है प्लुप्त स्वर कहलाते हैं, जैसे ओम। तो संयुक्त स्वर भी होते हैं आपके। संयुक्त स्वर जैसे आपका ए हो गया, ए, ओ और औ,
ये क्या है, संयुक्त स्वर। किससे मिलकर बने हैं संयुक्त स्वर? ए आपका मिलकर बना है छोटा और छोटी ई से मिलकर ए बना है। आई आपका छोटा और प्लस ए मिलकर बना है ऐ। ये क्या कहलाएंगे, संयुक्त स्वर कहलाएंगे। ये दो संयुक्त स्वर किसे कहेंगे, दो स्वरों के योग से जो स्वर बनते हैं वो संयुक्त स्वर कहलाते हैं। दो या दो से अधिक स्वरों के योग से जो बनते हैं संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटा और छोटी ई मिलके ए बना, छोटा और ए मिलके आई बना, छोटा और ऊ मिलके ओ बना, और छोटा ओ मिलके औ बना। समझ में आई बात? अब देखते हैं व्यंजन होते हैं आपके 3 टाइप्स के। व्यंजन कितने होते हैं, मेनली 3 टाइप्स के। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या कहलाते हैं, बहुत सिंपल है। जब मुख दुआ से स्पर्श करते हुए, जिह्वा स्पर्श करते हुए मुख गुहा से जो वर्ण बोले जाते हैं, उच्चारण करते समय जिह्वा मुख गुहा से स्पर्श करे तो वही क्या कहलाएंगे, स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। रगड़ खाते हुए तो छू के निकल जाए तो क्या कहलाएंगे, स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। जैसे का से माँ, तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, का से लेकर माँ तक स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और स्पर्श व्यंजन आपके होते हैं, कितने होते हैं, 25 होते हैं। कितने होते हैं स्पर्श व्यंजन, 25 होते हैं आपके। का से लेकर माँ तक 25 होते हैं। यहाँ मिस्टेक हो गया, 28 लिखा है। का से माँ तक स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, जो स्पर्श करते हुए व्यंजन उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं, जीवा को स्पर्श करते हुए, वही स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन आपके 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन आपके कितने होते हैं, 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन में क्या आएगा, यारा लावा। यारा लावा यानी 4 अंतस्थ व्यंजन होंगे। और ऊष्म व्यंजन साशा हा, साशा हा, ये क्या कहलाएंगे, ऊष्म व्यंजन कहलाएंगे। 4 होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन, और अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं। तो अंतस्थ याद रखिएगा, यारा लावा 4, और ऊष्म व्यंजन आपके होंगे साशा हा। साशा हा तीनों सा रहेंगे, और हा ये क्या कहलाएगा, ऊष्म व्यंजन कहलाएगा। तो आ गई बात समझ में। ऊष्म व्यंजन में तीनों सा और हा रहेगा, अंतस्थ व्यंजन में यारा लावा। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, ऐसे व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के संयोग से जो बनते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे छा, ये एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं, इनको आपको लर्न करना ही करना होगा एग्जाम की दृष्टि से वर्ण विचार में। तो छा है तो का और शा से मिलकर बना है छा आपका, यानी का और आपका क्या हो जाएगा, मूर्धन्य शा मिलकर बना है छा बना है आपका। त्रा, ता और रा मिलकर बना हुआ है त्रा, और ज्ञा, जा और या मिलकर ज्ञा बना हुआ है स्रास। तालब्बी सा और रा मिलकर स्रा बना हुआ है। तो ये क्या होते हैं, आधे अक्षर। का क्या है, आधा अक्षर, ता आधा अक्षर, जा आधा अक्षर, और तालब्बी सा आधा अक्षर, और इनके संयोग से दोनों के मेल से क्या बना है, संयुक्त व्यंजन छा त्रा ज्ञा स्रा। ठीक है, आई बात समझ में। अब आते हैं नेक्स्ट, अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन समझते हैं। अल्प प्राण तथा महाप्राण, अगर किसी वर्ग में पहला, तीसरा और 5वां अक्षर आपका अल्प प्राण कहलाता है। 135 याद रखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 135 तो अल्प प्राण क्या कहलाएगा, 135 याद रखिएगा। तो ऐसा व्यंजन जो पहले और तीसरे, पांचवें, किसी वर्ग के पहले, तीसरे और 5वें अक्षर को हम अल्प प्राण कहते हैं। और अल्प प्राण की संख्या अल्प प्राण की होती है 19। संख्या में कितने होते हैं, 19। महाप्राण किसे कहते हैं, जो किसी वर्ग के दूसरे और चौथे अक्षर को महाप्राण कहा जाता है, यानी 24 याद रखिएगा। किसी वर्ग के दूसरे और चौथे अक्षर को महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। और महाप्राण की संख्या 14 होती है, जबकि अल्प प्राण की संख्या 19 होती है। तो देखते हैं का वर्ग में आपके कौन कौन से अल्प प्राण होंगे। तो का वर्ग में का आपका अल्प प्राण है, गा आपका अल्प प्राण है, अंगा आपका अल्प प्राण है। और इसी में का वर्ग में महाप्राण की बात करें तो खा आपका क्या है, खा आपका महाप्राण है।
और आपका घा क्या है, महाप्राण। खा और गा महाप्राण होंगे, का गा अंगा आपका अल्प प्राण होगा। इसी तरह प्रत्येक वर्ग में जो पहला तीसरा पांचवा अक्षर होगा वो अल्प प्राण होगा, जबकि दूसरा और चौथा जो अक्षर होगा महाप्राण होगा। तो चा वर्ग में चा और जा और इया आपका क्या हो गया, अल्प प्राण हो गया। छा और झा आपका क्या हो गया, महाप्राण हो गया। इसी तरह आपका टा वर्ग में टा और अणा डा ढा आपका क्या हो गया, डा और ढा ये हो गए आपके अल्प प्राण। था और ढा आपका हो गया महाप्राण। ऐसे ही प्रत्येक वर्ग में आपको पहला तीसरा पांचवा अक्षर दिख जाए तो अल्प प्राण, दूसरा और चौथा दिख जाए तो महाप्राण। और देखते हैं, और का से लेकर माँ तक आपके क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, का से लेकर माँ तक। और सभी में अगर एक का वर्ग में 5 अक्षर तो आपके 5 वर्गों में 5 5 हम 25 हो जाएगा, यानी 25 आपके क्या हो गए, स्पर्श व्यंजन। यारा लावा देखते हैं, यारा लावा क्या है, अंतस्थ व्यंजन होंगे। यारा लावा को अल्प प्राण भी कहा जाता है। यारा लावा क्या होंगे, आपके अंतस्थ व्यंजन होंगे और अल्प प्राण में आएंगे, जबकि सासा यानी तालब्बी सा, मूर्धन्य सा और दंती सा और हा ये क्या कहलाएंगे, ऊष्म व्यंजन और उसके साथ साथ महाप्राण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, महाप्राण कहलाएंगे। अब देखते हैं अल्प प्राण की डिफिनीशन आपको समझ में आ ही गई होगी। किसी भी वर्ग का एक और पहला तीसरा और पांचवा अक्षर व अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो अल्प प्राण कहलाते हैं। यानी 3 और 3 पचे 15 ये हो गए, और 4 आपका क्या हो गए, अंतस्थ व्यंजन यारा लावा हो गए। तो 15 4 19, 19 क्या हो गए आपके अल्प प्राण की संख्या हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है महाप्राण। तो महाप्राण में किसी वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर व ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन सा शा शा हा महाप्राण कहलाएगा। तो दूसरा चौथा 2 2 पचे 10, 2 पंचे 10 हो गया, 10 हो गए आपके महाप्राण। और आपका ऊष्म व्यंजन शा शा हा वो 4 मिला के 10 4 14 हो गए आपके महाप्राण। तो महाप्राण की संख्या कितनी हो गई, 14 हो गई। अब आते हैं अघोष और घोष के बारे में जानते हैं। तो अघोष और घोष व्यंजन किसे कहते हैं, तो अघोष आपके किसे कहते हैं, किसी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर अघोष कहलाता है, जबकि किसी वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा अक्षर सघोष व्यंजन कहलाता है। तो आपको कोड से याद रखना होगा, जैसे अल्प प्राण 135, महाप्राण 24, वैसे सघोष 12 अघोष 12 और आपका घोष यानी सघोष 345। अघोष आपका 12 और सघोष 345 याद रखिएगा। तो किसी वर्ग यानी का वर्ग का खा गा गा अंगा, तो पहला और दूसरे वर्ग का क्या कहलाएगा, आपका अघोष व्यंजन कहलाएंगे। फिर तीसरे चौथे और पांचवें व्यंजन क्या कहलाएंगे, आपके सघोष व्यंजन कहलाएंगे। तो ऊष्म व्यंजन यानी शा शा हा को हटा दिया जाए, तो ऊष्म व्यंजन में हा को हटा दिया जाए तो तीनों सा क्या कहलाएंगे, अघोष कहलाएंगे। तीनों सा क्या कहलाएंगे, अघोष कहलाएंगे, हा को हटाकर। वैसे अंतस्थ व्यंजन में हा जोड़ लिया जाएगा, यारा लावा और हा को जोड़कर अंतस्थ व्यंजन सभी क्या कहलाएंगे, सघोष या घोष कहलाएंगे। अंतस्थ व्यंजन यारा लावा और हा को जोड़कर सघोष कहलाएंगे, और जबकि अघोष आपका शाशा हा को हटाकर। ठीक है, तो अब समझ लीजिए अघोष की डिफिनीशन, किसी भी वर्ग का पहला दूसरा अक्षर और ऊष्म व्यंजन हा को छोड़कर अघोष होते हैं। अघोष व्यंजन की संख्या 13 होती है। तो 2 पंचे 10 और हा को हटाकर यानी 3 आपके ऊष्म व्यंजन, तो कितना हो गया, 13 शाशा
हो गए आपके 13 अघोष हो गए। अब इसी तरह घोष या सघोष की बात करें तो किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर तथा अंतस्थ व्यंजन हा को मिलाकर, तो अंतस्थ व्यंजन 11 लावा होता है, हा को जोड़ लिया जाए तो 5 अक्षर ये और 3 पछे 15, तो 15 वे और 5 वे, तो कितने हो गए 20। तो टोटल सघोष व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई 20। आई बात समझ में। तो घोष वर्णों या अक्षरों की संख्या आपकी हो गई टोटल 31। घोष कितने हो गए 31। 13 तो आपके ये थे वर्ग के और बाकी उनको मिलाकर, यानी घोष वर्णों या अक्षरों की संख्या 31 तथा कुल घोष वर्णों या अक्षरों की संख्या 33 होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका उच्चारण स्थान को देखते हैं। जल्दी से वर्ण विचार आज टॉपिक खत्म करते हैं। तो वर्णों या अक्षरों का उच्चारण स्थान तथा ध्वनियाँ देखते हैं। तो वर्ण और अक्षर की बात करें तो उच्चारण स्थान यानी कंठ से बोले जाने वाले अक्षर की बात करें तो उच्चारण स्थान कौन सा होगा कांठ, यानी ध्वनियाँ अगर देखें तो कंठ से बोले जाने वाले आ से आहा, अकु अकु विसर्जनीय, अकु विसर्जनीय नाम कंठा। दो जितने विसर्ग होगा आ से लेकर का तक और अकु विसर्जनीय नाम कंठा कंठ से वही बोले जाते हैं, इसका सूत्र होता है। तो कंठ से आ छोटा बड़ा आहा और का वर्ग जो का वर्ण है और हा, का वर्ग और हा ये कंठ से बोले जाने वाले आपके उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान क्या होगा कंठ, यानी आ छोटा बड़ा आ और का वर्ग और हा को किससे बोले जाते हैं कंठ से, इसका सूत्र को विसर्जनीय नाम कंठा होता है। तालु उच्चारण स्थान किसका है छोटी बड़ी चा वर्ग या सा। तो छोटी बड़ी चा वर्ग और या और सा उच्चारण स्थान क्या है तालु है इसका उच्चारण स्थान। और ये तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं तालव्य और इचु यसा नाम, इचु यसा नाम तालु, इसका सूत्र क्या हो जाएगा इचु यसा नाम तालु। ई से आपका ई बड़ी छोटी बड़ी और चू से चा वर्ग और या और सा इचु यसा नाम तालु। आपको नाम से ही क्लियर, उससे आप निकाल लेंगे आसानी से। फिर आपका री टा वर्ग री आता है टा वर्ग आता है और डा ढा रा और सा, तो मूर्धन्य से उच्चारण स्थान इसका क्या होगा टा वर्ग का मूर्धन्य होगा। री टा वर्ग डा ढा और रा सा मूर्धन्य होगा। तो ऋतु रसा नाम इसका सूत्र क्या होगा ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु रसा नाम मूर्धा होगा। तो मूर्धन से यानी टा वर्ग आएगा और डा ढा रा शा ये सारे बोले जाते हैं। ठीक है, फिर दंत से उच्चारण होने वाले कौन से ता वर्ग, दंत से ता वर्ग जितना भी ता वर्ग है पांचों अक्षर वे हो जाएंगे ता वर्ग और लाशा। तो दंत से यानी दांते ध्वनियाँ होगी और तुलसी नाम दंता, क्या हो जाएगा इसका सूत्र तुलसी नाम दंता हो जाएगा। तो तुलसी से ता वर्ग का पूरा आ जाएगा और लासा ता वर्ग और लासा आ जाएगा तुलसी नाम दंता। नेक्स्ट आपका छोटा ऊ बड़ा ऊ पा वर्ग जितना है वो किससे बोला जाएगा ओष्ठ से, किससे बोला जाएगा ओष्ठ से। और इसका ध्वनियाँ क्या है ओष्ठ है और इसका सूत्र क्या होगा उपूप, उपूप हो जाएगा, क्या हो जाएगा उपूप, यानी ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ और पा वर्ग हो जाएगा तो इसका क्या होगा उपूप नाम ओष्ठा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है ए और ए, तो ये किससे बोले जाते हैं कंठ और तालु मिलाकर, यानी छोटा और छोटी ई मिलके ए बना, यानी कंठ से आपका आ बोला गया और ई तालु से, तो कंठ और तालु मिला के ए और ए बनता, ए और ए बोला जाता है। तो इसका सूत्र क्या होगा कंठ तालब यानी एदय, क्या हो जाएगा एदय। नेक्स्ट आपका आता है ओ और औ, ओ और औ, ओ और
किसके उच्चारण स्थान क्या है? ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ। क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। जैसे कंठ तालु वैसे ही कंठोष्ठ हो जाएगा। कंठोष्ठ, ये कंठ तालव्य होगा और इसका क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ का कंठोष्ठ हो जाएगा ओदतो। ठीक है, इसका सूत्र हो जाएगा। तो वा का बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, वा का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो दंत ओष्ठ। दंत और ओष्ठ से मिलकर बनता है वा, तो दंतोष्ठ होगा। तो इसका उच्चारण स्थान वा का दंतोष्ठ हो जाएगा। वकारस्य दंतोष्ठा, ये सूत्र होगा विधायक सूत्र इसका। फिर अंग जो नासिक के व्यंजन होते हैं, लास्ट के 5वें अक्षर, वर्ग के किसी भी वर्ग के 5वें अंतिम अक्षर, अंगा, इया, अड़ा, ना और माँ, नासिका से बोले जाने वाले उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है। इसका सूत्र नासिक के नासिका नाम होगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे पहले देखते हैं कंठ से बोले जाने वाले। तो का वर्ग आपका पूरा पूरा रहेगा, छोटा, बड़ा, आ और हा। तालु से बोले जाने वाले, तालु उच्चारण स्थान किसका? छोटी, बड़ी, चा वर्ग, या और सा। और मूर्धन से री, टा वर्ग, ढा, ढा, राशा, मूर्धन उच्चारण स्थान। ता वर्ग, लाशा, दंत उच्चारण स्थान, छोटा उ, बड़ा उ, पा वर्ग, ओष्ठा उच्चारण स्थान। ए आपका कंठ, कंठ तालव्य होगा उच्चारण स्थान। ओ आपका कंठ कंठोष्ठ हो जाएगा उच्चारण स्थान। वा का दंतोष्ठ हो जाएगा उच्चारण स्थान। और 5वें अक्षर अंतिम अंगा, इया, अड़ा, ना, मा का नासिका हो जाएगा उच्चारण स्थान। आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। तो नेक्स्ट आपका देखते हैं, ये उच्चारण स्थान तो आपको समझ में आ ही गया होगा। जीभ प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीभ प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। जीभ के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अग्र स्वर होता है, मध्य स्वर होता है और पश्च स्वर होता है। अग्र स्वर होता है, मध्य स्वर होता है, पश्च स्वर होता है। तो अग्र स्वर में छोटी, बड़ी, ए और अ एग्जाम्पल होंगे। यानी अग्र स्वर जो आगे मुख के यानी जीभ के आधार पर मुख द्वार से आगे की ओर अगर मुख खुलता है तो अग्र स्वर कहलाता है। छोटी ई, बड़ी ई, ए, आए एग्जाम्पल होंगे अग्र स्वर के। मध्य स्वर का ओनली इकलौता एग्जाम्पल छोटा आ होगा। वैसे ही पश्च स्वर का एग्जाम्पल आपका पश्च स्वर का एग्जाम्पल होगा बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ पश्च स्वर का एग्जाम्पल होगा। तो आपको एग्जाम्पल पे ही फोकस करना है, डिफिनीशन शायद ही आ जाए। ठीक है, तो फिर देखते हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी री को स्वर में कोई स्थान नहीं देते हैं। तो री को स्वरों में स्थान किसने नहीं दिया? एक क्वेश्चन बनता है। तो री को स्वरों में स्थान डॉक्टर भोलानाथ ने नहीं दिया है। अगला, मुख विवर प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जो मुख विवर, मुख के मतलब खुलने का यानी बंद होने और खुलने के आधार पर, जो मुख विवर के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हुआ है। तो स्वर मुख विवर के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। समरस स्वर, अर्ध समरस स्वर, विवरत स्वर, अर्ध विवरत स्वर। तो समृद्ध जिसमें सकरा सा मुंह आपका बिल्कुल पूरी तरह से खुल जाए मुंह, आपका वो समरस स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटी ई, बड़ी ऊ, थोड़ा सकरा मुंह रहेगा और ओंठ एक दूसरे को छूते हुए प्रतीत होंगे, वो समरस स्वर कहलाएंगे। सकरा मुंह यानी तो क्या होगा? बड़ी ई और छोटा ऊ, बड़ी, छोटा ऊ क्या कहलाएंगे? समरस स्वर के उदाहरण कहलाएंगे। अर्ध स्वर थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा मुख विवर आपका खुला हुआ, तो जैसे छोटी और छोटा ऊ एग्जाम्पल होगा अर्ध समृद्ध का। विवृत, विवृत पूरी तरह से मुंह खुला हुआ, वो क्या कहलाएगा? विवृत कहलाएगा। जैसे बड़ा, ए, आओ, ये क्या है? पूरी तरह से मुख विवर खुला हुआ, विवृत कहलाएगा। बड़ा, ए और औ एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके। अर्ध विवृत क्या कहलाएगा? अर्ध विवृत आपका जो थोड़ा सा मुंह खुला हुआ रहे वो क्या कहलाएगा? अर्ध विवृत कहलाएगा। ए, आ, छोटा आ, ओ क्या क्या कहलाएगा? अर्ध विवृत के एग्जाम्पल कहलाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट आपका आता है प्रथम अध्यक्ष। हिंदी भाषा साहित्य के जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हिंदी भाषा साहित्य के प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। हिंदी भाषा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे। नेक्स्ट आता है वर्गों के पंचम अक्षरों का सुझाव। वर्गों के पंचम अक्षरों का सुझाव श्याम सुंदर दास ने दिया। किसने दिया? श्याम सुंदर दास ने दिया। नेक्स्ट आता है वर्गों के पंचम नेक्स्ट आता है हिंदी में 12 खड़ी का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? तो हिंदी में 12 खड़ी का सुझाव सर्वप्रथम काका कालेलकर ने दिया। किसने दिया? काका कालेलकर ने दिया। 29 जुलाई 2018 में ये नया क्वेश्चन आया है इनका ट्रेंडिंग में। ठीक है, तो आज आशा है वर्ण विचार आपको समझ में आया होगा, अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ ही गया होगा दोस्तों। तो अभी तक सब्सक्राइब न किए हो हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बोर्ड के माध्यम से भी क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, डोंट वरी। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, यानी नए क्लास के साथ। वर्ण विचार के बाद आपका शब्द विचार पूरा टॉपिक फिनिश किया जाएगा। तो पूरा टॉपिक फिनिश कर दिया मैंने। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइए, लाइक करिए और सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए। आपको पूरा सिलेबस प्रोवाइड किया जा रहा है और नोट्स आपको PDF के माध्यम से टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। सुपर टेट न्यू वैकेंसी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।